हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे यानी कि जो हमारे हेनरी फ्यूल जो थे उन्होंने मैनेजमेंट में क्या योगदान दिया और उन्होंने के जो 14 प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं। तो बहुत अच्छे से हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो में हम, और आप लोग बने रहिए, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए देखना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल एंड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल वो हैं। हेनरी फ्यूल जो 1841 में जिनका जन्म हुआ था और 1985 में मृत्यु हो गई थी। वो एक फ्रांस के वो थ्योरिस्ट थे, यानी कि वो थ्योरी वगैरह लिखा करते थे, ठीक है। ही वर्क इन द माइनिंग कंपनी, यानी कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी में वर्क किया जो खुदाई का वर्क किया करती थी कंपनी, उसमें उन्होंने वर्क किया था। इन 1917 यानी कि 1917 में हिज वर्क पब्लिश्ड, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल, यानी कि प्रशासनिक औद्योगिक। उसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी। ही वाज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, उन्हें जनरल मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। इसके अलावा जो टेलर जो थे वो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे, जो जनरल मैनेजमेंट के हैं। इसके बाद हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल हैं वो हैं, नंबर के बाद हमने नंबर से डालें, पहले हम ऐसे ही देखेंगे, उसके डिफिनेशन बाद में इनकी देखेंगे। पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, इसके बाद दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है हमारा डिसिप्लिन, ठीक। इसके बाद और देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड है, इसके बाद फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द जनरल इंटरेस्ट, इसके बाद है रेम्यूनरेशन, स्कॉलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी क्रॉफ या टीम वर्क। तो 14 प्रिंसिपल जो हमारे हो गए, इन्हें आप बिल्कुल रट लें, तैयार कर लें, क्योंकि नाम तो हमें ज्यों का त्यों ही लिखना पड़ेगा। थ्योरी में आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, डेफिनेशन में चेंज भी कर सकते हैं, मगर नाम तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक। पहला हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, यानी कि वर्क को हम डिवाइड करते हैं फाइनेंशियल, कमर्शियल, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इट इज असाइंड टू एम्प्लॉयज एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, यानी कि जो टोटल वर्क है उसे हम छोटे छोटे सब भागों में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे भागों में, ठीक। उसके बाद जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है उसे उसी के अनुसार हम कार्य को दे देंगे, यानी कि जिस लेवल की क्वालिटी होगी, जो योग्यता जैसी रखता होगा उसे वही वर्क दिया जाएगा, जिससे कि हमारा कार्य अच्छा हो सके, ठीक। तो इसमें डिवीजन ऑफ वर्क में हमारा इतना ही है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो सेकेंड है उसके बारे में, सेकेंड प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ। तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। तो इसमें क्या है, यानी कि अथॉरिटी अधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक। अकॉर्डिंग टू फ्यूल द शुड बी रिस्पेक्ट द एडवांस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारे जो उत्तराधिकार जो हमें दिए गए हैं, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनके बीच में बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट इन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड मिस यूज ऑफ पावर, यानी कि इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उसे अधिकार नहीं दिया है, तो वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो उन्हें दोनों चीज़ें देनी हैं। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक पीपल इनफेक्टिव, यानी कि अगर हम किसी को अथॉरिटी दे देंगे, उसे अधिकार नहीं देंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो वो जो क्या है पीपल अनइफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो अप्रभावित हो जाएगा, कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना। इसके बाद हमारा है डिसिप्लिन, इसमें क्या है, अनुशासन। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी हमारा कोई एम्प्लॉय है उसे हमारे मैनेजमेंट के द्वारा जो भी वर्क दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसे उसका पालन करना चाहिए, यानी कि नियम का फॉलो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, विदाउट इट नो बिजनेस कैन प्रोपेर, यानी इसमें क्या है, यानी कि फ्यूल ने कहा है, इसमें बताया है, यानी कि डिसिप्लिन जो है वो एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है कोई भी हमारा मैनेजमेंट में कोई भी वर्क हो उसे अच्छे से चलाने के लिए, यानी कि स्मूथली रनिंग बहुत अच्छे से चलाने के लिए। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं, यानी कि हमें लॉस हो सकता है उसमें,
ठीक, तो रूल के अकॉर्डिंग में वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें क्या है, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, ठीक। इसमें क्या है कि कोई भी हमारा एम्प्लॉय है तो उसे केवल एक बॉस के द्वारा वर्क दिया जाना चाहिए। अगर अलग अलग बॉस के थ्रू उसे काम मिलेगा तो वो चक्कर में पड़ जाएगा किसका वर्क पहले करें किसका बाद में। अगर उसने किसी दूसरे का किया तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसका नहीं किया तो वो नाराज़ हो जाएगा। इसलिए केवल एक ही बॉस को एक वर्क देना चाहिए। इसके बाद हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, यानी कि जितने इसका एक हेड होना चाहिए, इसमें कोई एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक, और कोई एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस पर सभी हमारे वर्कर जो हैं वो एक ही वर्क पर बढ़िया से फोकस करें और एक साथ वर्क करें, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वर्क अच्छे से हो पाएगा और हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसके बाद है सुबार्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। चलिए हम इसे अब डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इम्पोर्टेंस दैन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई एक पर्सन व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से कम महत्व रखता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपने बारे में अधिक सोचे तो ये बात संभव नहीं है कि वो ऐसा सोचे कि जो सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, यानी कि जो सबके भले की बात हो वो तो चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपने बारे में हमेशा सोचता रहे तो हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रो नहीं हो सकती है। तो इसका यही मतलब है नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा है रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी से रिलेटेड है। एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन फेयर रेम्यूनरेशन, बेग्स आर सैलरी टू कीप देम सेटिस्फैक्शन बाय फाइनेंशियली एज वेल एज रिटेन देम फॉर ए लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एम्प्लॉय जो हैं उन्हें समय समय पर फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि उन्हें सैलरी देनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक, जिससे कि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल सके। फाइनेंशियली एज वेल एज रिटेन, यानी कि जिससे वे लंबे समय तक रुके रहे ऑर्गेनाइजेशन में। स्पान माने होता है हमारा अवधि, यानी कि लंबे समय तक वो रुके सकें, उन्हें कोई सेटिस्फैक्शन उन्हें देना चाहिए, यानी कि समय पर उन्हें सैलरी मिल जाएगी तो वो वहाँ पर लंबे समय तक रुकेंगे, ठीक। चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। क्यों जल्दी इसलिए करते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा 8 नंबर है। तो 8 नंबर है हमारा, इसमें देखते हैं स्कॉलर चैन, यानी कि लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें देखते हैं स्कॉलर चैन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें क्या है, जो भी हमारे वर्कर्स हैं या वो हैं हमारे मैनेजर, उन्हें हायरार्की चैन का फॉलो करना चाहिए, यानी कि टॉप लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि टॉप लेवल से लोअर लेवल के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। यानी कि पहले टॉप लेवल के ऊपर कोई बात होगी, फिर वो लोअर लेवल पे आएगी, फिर लास्ट में वो वर्कर के पास आएगी तो वर्कर उसे वर्क को कर पाएंगे। इसके बाद है हमारा सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड मस्ट बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण इनके बीच प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यानी कि टॉप लेवल और लोअर लेवल यानी कि वर्कर और मैनेजर इनके बीच में बिल्कुल सही बैलेंस होना चाहिए। अगर इनमें कोई भी अगर एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके बीच बैलेंस होना चाहिए कि एक दूसरे से प्रॉफिटेबल हों, यानी कि एक दूसरे से सहमत हों। इसके बाद है ऑर्डर। तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इन इट इज़ प्लेस। इसमें क्या है, एक व्यक्ति है तो उसकी जगह निश्चित होनी चाहिए और कोई जहाँ पर वो वर्क कर रहा है तो उसके भी जितने भी कंपोनेंट आइटम हैं वो सभी उसके पास उसी जगह पर होने चाहिए, जिससे उसे ढूंढने में कभी दिक्कत ना हो। आपने कई बार कंपनी में देखा होगा कि एक वर्कर है वो हर समय आपको उसी जगह पर मिलेगा, उसके जितने भी आइटम जो यूज में आते हैं वो सभी उसके वहीं पर मिलेंगे। तो इसका यही मतलब होता है ऑर्डर का। पहले तो ऑर्डर माने आदेश होता है। इक्विटी मीन्स क्या है, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबॉर्डिनेट्स। यानी कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, इक्विटी माने होता है हिस्सेदारी, यानी कि मैनेजमेंट को अपने सबॉर्डिनेट के साथ कभी कभी सैलरी भी उन्हें टाइम पर देनी चाहिए और उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि कोई भी काम करने से पहले उनसे भी कोई सलाह ले लेनी चाहिए। उन्हें भी हिस्सेदारी समझना चाहिए, ठीक है। वैसे तो वो नौकर होते हैं पर समझना चाहिए, उन्हें नौकर की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए अधिकतर, उन्हें भी अपने मेंबर के रूप में देखना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो इक्विटी में यही होता है, यानी कि कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, यानी कि वो कितने समय तक उस कार्य पर रह सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम
अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। यानी कि जब भी कभी भर्ती होती है तो उस समय जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय को विश्वास दिलाता है कि आपकी जॉब को सिक्योरिटी, आपकी जॉब को ऐसे ही नहीं, यानी कि एक नियम होगा उसी के द्वारा हम आप लोगों को जॉब से हटा सकते हैं, यानी कि भाई तो तुम्हें हम जॉब से हटा नहीं सकते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं वहाँ पर जिन्हें वहाँ पर साइन वगैरह करवाए जाते हैं लोगों से, यानी कोई ऐसा कारण हो जिससे हम आपको जॉब से हटाएं, यानी कि उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि इस तरीके से किसी का विदाउट एनी रीजन आपको जॉब से कोई नहीं हटा सकता है, फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, तो उन्हें अपनी जॉब पर बिल्कुल बेफिक्र रह के वर्क करना होता है। इसके बाद और आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स यानी कि आत्मबल। ठीक, तो इनिशिएटिव रेफर टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। इनिशिएटिव रेफर टू द फ्रीडम टू थिंक फॉर oneself एंड यूज डिस्क्रेशन इन डूइंग वर्क। यानी कि ये जो है हमें बताता है, वॉलंटियरिंग माने होता है हमारा यहाँ पर, वॉलंटियरिंग माने है हमारा स्वयं सेवा। ठीक है, इनिशिएटिव माने होता है हमारा आत्मबल, यानी कि इसमें जो हमें सभी लोग जो होते हैं मिलजुल के किसी वर्क को करते हैं, जो रेफर करता है यानी कि आत्मबल को टू डू द वर्क करने के लिए। इंडियन इनोवेटिव माने होता है हमारा अभिनव। ठीक है, एक तो तरीके से अच्छे से वर्क करने के बारे में। इनिशिएटिव रेफर टू द फ्रीडम। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव है हमारा फ्रीडम को आत्मबल देना। ठीक है, इसका टू थिंक फॉर oneself यानी खुद अपने आप से सोचना। एंड यूज डिस्क्रेशन माने हमारा होता है यानी कि निर्णय या बुद्धि इन डूइंग वर्क, यानी कोई भी हमारा एम्प्लॉय तो वो खुद अपना भी दिमाग लगा यूज करना सीखे जिससे कि अच्छा आउटपुट प्राप्त हो सके। इट डेवलप्स द एम्प्लॉय इन देयर जॉब्स एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन टू देम। इससे क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट करता है इंटरेस्ट का, यानी कि कोई अच्छी थी योजना का आप एम्प्लॉयज, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए इन देयर जॉब, उनकी जॉब को एक अच्छा परिणाम देती है, यानी कि उससे मैनेजर लोग हमारे खुश हो जाते हैं, यानी कि वो जब भी कोई वर्कर अच्छा कोई सोचता है जिससे उन्हें फ़ायदा होती है। एंड प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन टू देम, जिससे उनकी जॉब को सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद लास्ट है हमारा स्पिरिट डी क्रोफ्ट। स्पिरिट डी क्रोफ्ट क्या है? तो स्पिरिट डी क्रोफ्ट हमारा कि संग भाव, यानी कि एक दूसरे के साथ की भावना। ठीक, इफ़ ऑल एम्प्लॉय आर वर्किंग एज वेल यूनियन एंड विद म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफ़िकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। यानी कि अगर हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी एक साथ वर्क करें, ठीक, विदाउट एनी मिस्टेक, यानी विदाउट इरिटेटिंग, किसी से भी झगड़ा विदाउट किए, साथ साथ अगर वर्क करते हैं तो कोई भी वर्क है म्यूचुअल माने परस्पर, वो उसे कितनी भी बड़ी डिफ़िकल्टी क्यों ना आए वो उससे जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगर आप किसी और टॉपिक वीडियो पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।